हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट के बारे में। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, आइंस्टीन ने इसे क्यों सोचा, इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है और इसका यूज़ लेज़र बनाने के लिए कैसे किया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्टिम्युलेटेड जो इमिशन होता है, उस इमिशन की खोज भी आइंस्टीन चाचा ने करी थी और इन्होंने ये बताया था कि अगर कोई भी ऐसा रेडिएशन है जिसमें हम अपने अनुसार चीज़ों को घटा बढ़ा सकें, रेडिएशन की बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा मैं, रेडिएशन को घटा बढ़ा सके। जैसे कि हमने पहले किसी भी ग्राउंड स्टेट के एटम को एनर्जी दी, वो एक्साइटेड स्टेट पर गया और वहाँ से इसने ट्रांजिशन किया। ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन करेगा? स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन करेगा। ठीक है, अगर स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कर रहा है तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। किस फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। हमने क्या किया, हमने एक्साइटेड स्टेट को थोड़ी सी एनर्जी दे दी और उस एनर्जी को देने के बाद में हम जो देख रहे हैं, जो इमिशन हो रहा है, वो इमिशन कैसा हो गया? वो इमिशन हो गया स्टिम्युलेटेड इमिशन, जो हमने करवाया है। इससे पहले जो स्पॉन्टेनियस इमिशन हो रहा था, वो इमिशन कौन करवा रहा था? वो इमिशन खुद एटम कर रहा था। ठीक है, एटम के इलेक्ट्रॉन्स या एटम के पार्टिकल्स कर रहे थे, एटम के इलेक्ट्रॉन्स कर रहे थे। इतना क्लियर है? इसके बाद समझिए, जब हमने किसी भी एटम को एनर्जी दी, एक्साइटेड स्टेट में गया, स्टेट जाने के बाद में वो खुद वापस आ रहा है, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इमिशन। फिर हमने एक्साइटेड स्टेट में एक एनर्जी और दे दी। समझिए बहुत ध्यान से, हमारे पास में -2 जूल का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं, -2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक इलेक्ट्रॉन है जो ग्राउंड स्टेट लेवल पर है। ठीक है, हमने उसको 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दी, वो एक्साइटेड स्टेट पे पहुंच गया। ठीक है, उसके पास नेट एनर्जी कितनी होगी? सोचिए, उसके पास नेट एनर्जी हो जाएगी कितनी? 1। ठीक है, उस 1 एनर्जी को 10⁻⁸ सेकेंड के लिए वो यूज़ करेगा और यूज़ करने के बाद में अपने एक्साइटेड स्टेट से नीचे वाले स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, नीचे वाले अपने ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। जब वो अपने ग्राउंड स्टेट पे आ रहा होगा, उस टाइम पर वो रेडिएशन को आउट करेगा। कितना रेडिएशन आउट करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेडिएशन आउट करेगा। इस टाइप के रेडिएशन आउट करने की वो जो फंक्शन होता है, जो एक्शन होता है, उस एक्शन का नाम है स्पॉन्टेनियस इमिशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इस इमिशन को रोकने के लिए हम लोग वर्क करते हैं और एक्साइटेड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और दे देते हैं। जैसे ही हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी और दे दी, वैसे ही जो इमिशन हो रहा था, कौन सा? स्पॉन्टेनियस। इसके बारे में आपको पता है कि ऐसा इमिशन वो इमिशन होता है जिसमें जो सोर्स हमें मिलता है, वो सोर्स कैसा होता है? इनकोहेरेंट होता है। ठीक है, बट इसमें क्या है, जब हम एक्साइटेड दे वाले स्टेट में एनर्जी और दे देंगे, इसकी वजह से जो हमें रेडिएशन मिलेगा, वो रेडिएशन कैसा होगा? वो रेडिएशन होगा हमारा कोहेरेंट। ठीक है, इतना। इसी के बारे में हम लोगों ने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ लिया है अच्छी तरह से। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा दूसरा फैक्ट है। मेरा गला बहुत ख़राब है, इसके लिए सो सॉरी। ये हमारे 2 स्टेट हैं। ठीक है, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2। ठीक है, 2 स्टेट है। ठीक है, इस एनर्जी स्टेट को कहेंगे ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यहाँ पर रहेगा 1, यहाँ पर रहेगा 2। ठीक है, इतना क्लियर है? पहले समझते रहो, एक एक करके, एक चीज़ समझो बहुत ध्यान से। हमने क्या किया, हमने इस स्टेट पर, किस पर? ग्राउंड स्टेट, जहाँ पर हमने E1 लिया है वो ग्राउंड स्टेट है। तो हमने यहाँ से एक फोटोन को भेजा ऐसे करके, और ये फोटोन आकर के यहाँ पर इंसिडेंट होता है ऐसे करके, और यहाँ पर जो एटम है उन एटम्स को एनर्जी देता है, तो हमने कहा सर जो फोटोन आ रहे थे उनकी डेंसिटी कितनी है? तो उनकी डेंसिटी है u/μ। ठीक है, तो सर रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी? ठीक है, प्रोबेबिलिटी रेट कितना होगा? सॉरी, तो सर प्रोबेबिलिटी रेट कितना होगा? तो वो तो डिपेंड करेगा कि सर एब्जॉर्बन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है या फिर इमिशन हो रहा है, ये तो इस पर डिपेंड करेगा। तो हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ से एनर्जी आई, एनर्जी डेंसिटी आई और यहाँ पे टकराई। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो हमने कहा हमको नहीं पता है। तो हमने कहा ठीक है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं है। यहाँ पर हमने कहा यहाँ पर N1 इलेक्ट्रॉन है पर यूनिट वॉल्यूम पर, N1 इलेक्ट्रॉन फॉर पर यूनिट वॉल्यूम, N1
तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नंबर ऑफ एटम लिखो, इलेक्ट्रॉन नहीं एटम्स लिखो, है ना, नंबर ऑफ एटम्स। N1 इज नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम। इतना क्लियर? इस स्टेज पे जहाँ पर हम इसको फाइंड कर रहे हैं वहाँ पर ये है, ठीक है। इस स्टेज पे जब ये एटम्स पहुँचेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा N2, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम N2 हो जाएगा। इतना क्लियर है? सही है सर, वेरी क्लियर। तो सर यू न्यू क्या है? तो सर ये यू न्यू है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। इतना क्लियर हुआ? सही सर, वेरी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर N1 एटम्स थे जिनको हमने एनर्जी दी, ये वाली एनर्जी, ठीक है। इस एनर्जी डेंसिटी का पैकेट आकर के इस पे टकराता है और यहाँ पर जो एटम होते हैं उनको रेडिएट कर देता है ऐसे करके, मतलब उनको एनर्जी देता है और वो एटम वो यहाँ पहुँच जाते हैं। इतना क्लियर है? जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितने एटम्स हैं जो यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे। ये लेज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। यहाँ से कितने एटम्स यहाँ पहुँचेंगे, इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से कहाँ जा रहा है? 1 से 2 जा रहा है, 1 से 2, ठीक है, 1 to 2 हो गया। प्रोबेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? सबसे पहले डिपेंड करेगी एनर्जी डेंसिटी पे, यू न्यू पे, ठीक है, पहली कंडीशन। फिर सर और किसी पे डिपेंड कर सकती है क्या? सर बिल्कुल डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ये डिपेंड करेगी 1 to डिपेंड्स टू द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को मिला दीजिए। 1 और 2 को मिलाने के बाद आएगा P12 इज इक्वल टू B12 N1 B12 U न्यू, ठीक है। सर कहेंगे सर यहाँ पर B12 क्या है? तो सर B12 है आइंस्टीन कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट है? तो यहाँ पर कौन सा एक्शन हुआ, सोचिए ज़रा, दिमाग लगाइए। यहाँ पर एक्शन हुआ एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो कौन सा कोफिशिएंट आएगा? ये तो ये कोफिशिएंट हो जाएगा आपका आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। सही से ध्यान रखिए इसको, कौन सा है? B12। तो यहाँ पर B12 आपका ये हो गया। इतना क्लियर है? नहीं सर, वेरी क्लियर। सर P12 क्या है? सर P12 क्या है? तो रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी है ये, ठीक है। जितना रेट होगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी शो करेगा। तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। जैसे ही ये एटम यहाँ से यहाँ पहुँचा, जैसे ही ये एटम यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए यहाँ रुकेगा। उसके बाद ये अपने मन से नीचे आ जाएगा और यहाँ से ये एनर्जी रेडिएट कर देगा, ठीक है। किसके फॉर्म में? फोटोन के फॉर्म में। तो सर ये जो एनर्जी रेडिएट करेगा वो किस फॉर्म में होगी? रैंडमली होगी, ठीक है। जब रैंडम होगा तो यहाँ से जो सोर्स हमें मिलेगा वो सोर्स कैसा होगा? इनकोहेरेंट होगा। अगर इनकोहेरेंट हो रहा है तो यहाँ से कितने फोटोन निकल रहे हैं? क्या यहाँ पर इस एनर्जी डेंसिटी का काम है? नहीं है। तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से मीन्स एक्साइटेड स्टेट से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउट हो रहे हैं वो क्या है? नंबर ऑफ एटम जो आउट हो रहे हैं वो क्या है? तो उनकी रेट ऑफ प्रोबेबिलिटी रेट क्या है? उनका प्रोबेबिलिटी रेट कितना है? तो प्रोबेबिलिटी रेट 2 से 1 तक, 2 से लेकर के 1 तक कितना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N2। इतना क्लियर है? कहेंगे सर वेरी क्लियर है। फिर यही प्रोबेबिलिटी रेट P21, इसको मान लो A इक्वेशन, इसको मान लो B इक्वेशन। प्रोबेबिलिटी रेट इंटू डायरेक्टली इक्वल टू, हाँ बस इतना ही रहेगा, इक्वल नहीं करना, बाकी तो कुछ बचेगा ही नहीं। इक्वेशन A, इसको भी नहीं, इसको ऐसे मिलाइए, बराबर P21 इज इक्वल टू B A21 N2। सर यहाँ पर ये 21 क्या है? यहाँ पर ये 21 क्या है? तो सर ये भी है आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ, क्या है ये बताइए जरा, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा लगाइए, नहीं आ रहा। तो ये दूसरा वाला जो कोफिशिएंट है ये हमारा है स्टिमुलेटेड कोफिशिएंट, ठीक है। पहले क्या हो रहा था? स्टिमुलेटेड इमिशन हो रहा था। तो यहाँ से जो एटम्स रैंडमली निकलेंगे, जो फोटॉन्स निकलेंगे, वो फोटॉन्स का जो कोफिशिएंट होगा वो कैसा होगा? ऐसे ही तो होगा ना। तो अगर ऐसा होगा तो आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ
अच्छा स्पॉन्टेनियस है यार, स्टिमुलेटेड लिख रहा हूँ तो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, BA21, ठीक है, A21। बहुत ध्यान से समझते रहो, कॉफिशिएंट ही सारे काम करेंगे यहाँ पर। फिर अब दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, अब हमारे पास दो चीज़ें आ चुकी हैं। क्या इसकी ज़रूरत है हमें, क्या इसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। इसकी ज़रूरत नहीं, इसको हटा देते हैं। आप समझ गए ना एटम्स और डेंसिटी कहाँ कहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ लिखना पड़ेगा ना बाद में। तो ये हमारे पास आ गया इतना भी, ठीक है। फिर जब हमने इसको यहाँ पर थोड़ी सी एनर्जी और दे दी ऐसे करके, जैसे हमने एनर्जी दी तो इस प्रकार जो भी एक्शन होता है वो एक्शन कौन सा होता है, स्टिमुलेटेड होता है, क्योंकि वो हम करवा रहे हैं। और यहाँ से जो हमें फोटॉन्स मिलेंगे उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी, उनका फेज डिफरेंस कैसा होगा, तो सेम होगा। तो ये φ1, φ2 और φ3 ये कैसे होंगे, शुड भी सेम होंगे, ठीक है। अगर ये सेम है तो ये यहाँ पर जो सोर्स मिलेगा वो सोर्स कैसा होगा, वो सोर्स होगा कोहेरेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी रेट यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रेट किसके लिए, स्टिमुलेटेड के लिए कितना होगा, प्रोपोर्शनल टू N2। इक्वेशन इसको स्मॉल है, P21 प्रोपोर्शनल टू एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। इसको इक्वेशन स्मॉल b दोनों को मिला दीजिए, तो P21 इज इक्वल टू B21, ठीक है। और N2 B21 और कितना आएगा, U न्यू। ये इक्वेशन हमारे आ गई 3, ये इक्वेशन हमारे आ गई 4। अब इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 3 है P12 इज इक्वल टू N1 B12 U न्यू, एनर्जी डेंसिटी। फिर P21 कितना हमारे पास है, N2 A21 है। फिर P21 कितना हमारे पास है, N2 B21 है, U न्यू है। इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन नंबर ये कौन सी है हमारे पास, ये हमने बनाई नहीं, इसको मान लीजिए 5, इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 4। तीनों इक्वेशन का यूज़ करना है हमें, तीनों इक्वेशन का हमें यूज़ करना। अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ, है ना, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओए होए होए ओए होए होए, इतना ठीक है। अगर ये सही से समझ लिया ना तो आधी चीज़ें लेज़र की ईजी हो जाएंगी, ठीक है बेटा, इसलिए इसको सही से पढ़ लो। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ब्रीफ कॉन्सेप्ट समझ लो फटाफट। तो हमारे पास दो स्टेट थे, पहला स्टेट दूसरा स्टेट। इस स्टेट पर नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, N1 पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इस स्टेट पर कितने थे, N2। यहाँ से कोई एनर्जी आ रही थी फोटोन के फॉर्म में H न्यू। यहाँ पर एनर्जी है E1, यहाँ पर एनर्जी है E2, ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन जब यहाँ आएगा E1 प्लस का H न्यू इज इक्वल टू E2 बनाएगा, देयरफॉर E2 माइनस का E1 इज इक्वल टू H न्यू बनेगा, ठीक है। ये बनेगा नहीं बनेगा, कहेगा सर बिल्कुल बनेगा। अब जब यहाँ से ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से जो एक कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा B12। इसका नाम क्या है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, ठीक है, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, ठीक है। कौन सा, आइंस्टीन चाचा का, सॉरी। फिर यहाँ से जब ये आइटम बता आई एम रियली सॉरी, है ना। यहाँ से जब कोई एटम यहाँ पर जाएगा, कहाँ पर, एक्साइटेड स्टेज पे, एक्साइटेड स्टेज पर कोई जब एटम जाएगा तो यहाँ पर जो एटम आएगा उस एटम के पास में जब ये वापस जा करके एनर्जी रेडिएट करेगा ऐसे करके, ठीक है। ये इसके पास एक कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट का नाम होगा E2 एनर्जी, ये N2 है, उसका नाम होगा A21। इसे क्या कहेंगे हम, इसे क्या कहेंगे, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, ठीक है। इतना क्लियर है। फिर जब हम यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स और दे देंगे इसको,
या एनर्जी दे देंगे थोड़ी सी, जिसकी वजह से जो ये फोटॉन्स आएंगे जो जिनका फेज डिफरेंस सेम होगा जिससे हम लेज़र प्राप्त करेंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट बनेगा, इसका नाम होगा B21। इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड इमिशन ट्रांजिशन। ठीक है, अब एक वर्ड इसमें और आ गया, ट्रांजिशन क्या होता है सर? तो यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, कई जगह पर ट्रांजिशन लिखा होगा तो आप समझ लीजिएगा। ट्रांजिशन मतलब संक्रमण, ऊपर से नीचे जाना, नीचे से ऊपर आना, ये सभी क्या है? ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर जो B12 दिया हुआ है, ठीक है, B12 क्या है? आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन कांस्टेंट। ठीक है, A21 क्या है? स्टिमुलेटेड है, सॉरी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये क्या है? स्टिमुलेटेड है। ओके, इतना क्लियर है। अब इतना क्लियर होने के बाद में हमारे पास ये 3 इक्वेशन दी है, तो हम पता है, हम जानते हैं, हमें पता है कि जो एनर्जी हम किसी पार्टिकल को देते हैं वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ यही है। तो यहाँ पर सोचो कि हमने इस जगह पर कितना रेट दिया था प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी रेट ऑन E1 स्टेज एंड E2 स्टेज कितना है? चेक कर लो बस, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रोबेबिलिटी रेट P12 इज इक्वल टू, P12 कितना है हमारे पास? N1 B1 U म्यू इज इक्वल टू P21 प्लस का P21। अब कहेंगे सर ये जो P21 एक है, ये P21 एक है, तो इसमें से जो एक P21 है ये वाला है स्टिमुलेटेड, ठीक है, और ये क्या है? स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये सर कौन सा है? एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एप लिख दिया, एप लिखो, एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। अब सभी की वैल्यू रख दीजिए, जब सभी की वैल्यू आप पुट करेंगे इसमें तो क्या आएगा? जैसे ही आपने वैल्यू पुट करी तो P12 कितना आ जाएगा? N1 ये कितना आएगा? N1 B12 U न्यू डेंसिटी इज इक्वल टू 2 स्पॉन्टेनियस में कितना आएगा? A21 N1 नहीं N2, ठीक है, प्लस का B21 N2 और U न्यू। ठीक है, हमें यहाँ से फाइंड करना है एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ये, तो हम इस वाली वैल्यू को इधर लेकर के आएंगे और इसको यहीं रखा रहने दें। तो हम यहाँ से करेंगे U न्यू कॉमन करेंगे पहले, तो ये वाली पूरी वैल्यू उठ करके इधर आएगी और इससे कॉमन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा N1 B12 माइनस का N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21। इतना बचेगा, कहेंगे सर बचेगा। अगर ये वाला हम n इसमें डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? सोचिए, इस वाले N2 को इसमें डिवाइड कर दें तो यहाँ पर N1/N2 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर इतना बचेगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ से N2 B1 कॉमन कर ले तो भी कुछ हो सकता है, तो कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने N2 B21 कॉमन कर लिया, U न्यू N2 B21 हमने किया कॉमन, यहाँ आया N1 माइनस का 1 और यहाँ आया N2 A21, N2 से N2 उड़ेगा तो ये हो गया U न्यू इज इक्वल टू A21 बाई B21 डिवाइडेड बाई N1 N2 B21 N1 बाई N2 B12 बाई B21 माइनस का 1। ठीक है, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, ये हमारी एक इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन का भी इस्तेमाल हमें करना है, इस इक्वेशन का हमें इस्तेमाल करना है, करना है। मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी दर्द। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है U न्यू इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास? A21 बाई B21 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 B12 देखो मैं सही लिखता हूँ पर भूल जाता हूँ, B21 माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन हो गई 1 2 3 4 5, ये इक्वेशन नंबर 6 हमारी। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, इसको साफ करते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसको साफ करते हैं। और इसकी भी वैसे कोई ज़रूरत है नहीं हमें। ठीक है, जिसकी ज़रूरत नहीं उसको हटाते जाओ।
देखो दुनिया का नियम नहीं, सभी का नियम यही है, जिसकी ज़रूरत ना हो उसे हटाते जाओ। बताओ कितनी गलत बात है। इतना हो गया सर, अब आगे समझिए। ये हो गया इतना। अब हमें पता है बोल्ट्जमान लॉ क्या कहता है, ठीक है। उसमें ये बताया गया है कि अगर किसी भी स्टेट में एनर्जी स्टेट में, एक सेकंड मैं माइक सही कर लेता हूँ, वैसे एक सेकंड रुक जाइए आप लोग। हाँ, अगर किसी भी स्टेट में एनर्जी या ग्राउंड लेवल, मान लीजिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कोई, अगर यहाँ पर कोई पार्टिकल है, N1 पार्टिकल है यहाँ पर N2 पार्टिकल है, तो जितने पार्टिकल्स होंगे उनकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है एनर्जी पर और K पर और T पर। K क्या है? बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है, E एनर्जी है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से डिपेंड करती है, ठीक है। तो हमारे पास दो स्टेज है, तो हमारे पास पहला स्टेज कौन सा है? स्टेज N1 है। N1 इज इक्वल टू N0। अब सर N0 क्या है? एक कांस्टेंट है, ठीक है, e दी पावर माइनस का e अपॉन KT, तो यहाँ पर E1 हो जाएगा। तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? N0 e दी पावर माइनस का E2 बाई KT हो जाएगा। इक्वेशन P एंड इक्वेशन Q, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। N1 बाई N2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? e दी पावर माइनस का E1 बाई KT अपॉन e दी पावर माइनस E2 बाई KT। अब आपको पता होगा इफ़ x की पावर a एंड x की पावर b इज इक्वल टू होता है x की पावर a माइनस b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? e दी पावर माइनस का E1 बाई KT, ठीक है। यहाँ पर पहले से माइनस दिया तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, प्लस का E2 बाई KT, तो हो जाएगा N1 बाई N2 इज इक्वल टू ई दी पावर E2 माइनस का E1 बाई KT। वी नो दैट E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, ये था भी, हम लोगों ने प्रूफ किया था भी ये। तो ये हो जाएगा हमारा N1 बाई N2 इज इक्वल टू ई एच न्यू बाई KT। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी 7, इक्वेशन नंबर 7। तो हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई है 7, तो ये आई है N1 बाई N2 इज इक्वल टू ई दी पावर माइन एच न्यू बाई KT। इक्वेशन नंबर 7, इसका यूज़ करना है अभी, इस सभी इक्वेशन का हमें यूज़ करना है। कौन सी इक्वेशन है? बोल्ट्जमान लॉ से हमने बनाई है ये, ठीक है, परेशान मत होइए, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही टफ नहीं है ये, ठीक है। अब हमारे पास इतनी वैल्यू आ चुकी है, अभी आपको प्लांक्स लॉ भी यूज़ करना है। आइंस्टीन ने सोचो सभी फॉर्मूलों को मिला के ऐसे फॉर्मूले बनाए हैं, कितना दिमाग लगाया होगा ना, एब्सोल्यूट जीनियस है वो। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आ चुकी है। अब इस 7 नंबर इक्वेशन के साथ में हमें एक इक्वेशन और लिख लेने हैं, तो साथ में हम जानते हैं प्लांक्स रेडिएशन का जो फॉर्मूला होता है U न्यू इज इक्वल टू कितना होता है बताइए? होता है 8 पाई एच न्यू क्यूब बाई सी क्यूब ई दी पावर एच न्यू बाई KT माइनस का 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 8 है। कहाँ से है? ये है प्लांक्स लॉ, ठीक है, यहाँ से ये इक्वेशन। अब इसका और इसका यूज़ करके इक्वेशन 6 में हमको वैल्यू रख देनी है। जैसे ही वैल्यू हम रखते हैं तो हम देखते हैं कुछ नया इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है इसमें, नई मज़ेदार चीज़ें होंगी। वो क्या होंगी? तो U न्यू इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को देखो, अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ रखते हैं तो B1 तो हो जाएगा हमारा कितना? ई दी पावर एच न्यू बाई KT एच न्यू बाई KT ई दी पावर, इसकी वैल्यू हमने यहाँ रखी है और उसको यहाँ पे क्रॉस कर दिया है इनटू B12 बाई B21 माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना आएगा बताइए?
B21 ठीक है ना, इतना आएगा, इतना क्लियर है। ये हमारी इक्वेशन है, कौन सी, मॉडिफाई इक्वेशन। इस वाली इक्वेशन की वैल्यू को हमने यहाँ रखा है और इसको इससे क्रॉस कर दिया है, ठीक है। अगर हम इस वाली वैल्यू को इससे क्रॉस कर दें तो क्या कुछ इतना आ सकता है, आ सकता है, बट कब आएगा, जब B12 इज इक्वल टू हो जाए B21, ठीक है। तो हम मान सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, या आइंस्टीन जैसे ने बताया हमें कि प्लांक्स लॉ को यूज़ करने पर जो आइंस्टीन कॉफिशिएंट्स होंगे उनमें से दो आइंस्टीन कॉफिशिएंट, कौन से कॉफिशिएंट, पहला हो जाएगा B12, कौन सा है कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का नाम है एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट, कौन सा आइंस्टीन। फिर B21 क्या है सर, B21 है स्टिमुलेटेड कॉफिशिएंट, ठीक है। इन दोनों का रेशियो 1 होगा, इन दोनों का रेशियो 1 होगा, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। किसने बताया, आइंस्टीन चाचा ने बताया। जब हम इसको प्लांक की थ्योरी में रख करके चेक करते हैं तब इसकी वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आपको याद रखनी है, B12 B21 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको भी लिख ले रहा हूँ, B12 इज इक्वल टू B21, ठीक है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है सर, नहीं सर, वेरी क्लियर, तो अच्छी बात है, वेरी क्लियर है आप लोगों का। अगर इतना हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना। और अगर 1 हो गई है तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को मिलाइए, इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, तो इसके बराबर कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा A12 बाई B21, और बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है, इज इक्वल टू U न्यू E H न्यू बाई KT माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब। ये आपकी जो वैल्यू है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है, इज इक्वल टू 8 पाई H न्यू क्यूब बाई C क्यूब। सर यहाँ पे आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहे होंगे, सर यहाँ पर आपको कुछ कांस्टेंट दिख रहे होंगे, वो कांस्टेंट है ये, तो B21 डिवाइडेड बाई B21 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आंसर आया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास में ये वाला कांस्टेंट है, इस वाले कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, तो ये वाला कांस्टेंट कौन सा है सर, स्पॉन्टेनियस कांस्टेंट है, आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ट्रांजिशन, ठीक है। और ये वाला सर क्या है, तो ये वाला है आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ, कौन सा है, स्टिमुलेटेड इमिशन, ठीक है। मुझे लगा मैंने डबल एम लिख दिया, ठीक है। अब सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, A21 प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, B21 प्रोपोर्शनल टू 1 बाई न्यू क्यूब। इन दोनों वैल्यू को थोड़ा दिमाग लगा के सोचिए और बताइए मुझे कि अगर हमने फ्रीक्वेंसी को हाई करना है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी को हाई कर दिया जो गिवन है, जो हम दे रहे हैं, तो अगर ये हम दे रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सॉरी स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, स्टिमुलेटेड की वैल्यू कम हो जाएगी, स्टिमुलेटेड की वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर हमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया तो स्पॉन्टेनियस बढ़ जाएगा। अगर इस वैल्यू में इसको हम ज़ीरो कंसीडर कर लें तो क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। B21 नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये वाली वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू ज़ीरो होगी तो ये सबको ज़ीरो कर देगा, इस वाले फंक्शन को ज़ीरो कर देगा, और ये फंक्शन ज़ीरो होना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वैल्यू इतनी नहीं
हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका है आइंस्टीन कोएफिशिएंट और उसमें रिलेशन। अब आगे हम लोग जो आपका सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते रहेंगे। आप भी लगातार पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।